नमस्कार सभी दोस्तों को ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाय राहुल सिंह चैनल में आपका दिल से वेलकम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट का। हमने अब तक कई सारे टॉपिक फाइंड आउट कर लिए हैं। हमने देखो ओम का नियम पढ़ लिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ लिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन पढ़ लिया, एंड विभवांतर में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने क्या पढ़ लिया, रिलेशन पढ़ लिया, संबंध पढ़ लिया। हमने करंट डेंसिटी के बारे में बात कर ली, हमने प्रतिरोध के बारे में बात कर ली, हमने कंडक्टिविटी के बारे में बात कर ली, हमने रेजिस्टेंस के बारे में बात कर ली। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, यानी मेरा तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध के बारे में। क्या होता है विद्युत प्रतिरोध? 1 मिनट में इसको थोड़ा रफ करता हूँ, थोड़ा क्लियर करता हूँ, मैंने तो क्लीन करता हूँ, तब मैं आगे बढ़ूंगा टॉपिक की ओर। अब देखो ध्यान से, विद्युत प्रतिरोध होता क्या है। सबसे फर्स्ट है आपका टॉपिक का नाम प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ओके, क्या है टॉपिक का नाम? विद्युत प्रतिरोध। अब देखो विद्युत प्रतिरोध को हम फीलिंग के हिसाब से पढ़ेंगे, हम एक डायग्राम की हेल्प से पढ़ेंगे। देखो आपने पढ़ा था, जब हम किसी चालक की बात करते हैं तो चालक में हम 2 प्रकार से बात करते हैं। एक जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में हो, तो क्या कंडीशन होती है, और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं हो, मेरा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो पर विद्युत क्षेत्र में उपस्थित नहीं हो, उसमें क्या कंडीशन है। 2 कंडीशन को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। समझो ये आपका क्या है, कंडक्टर है, एक चालक बोला है, मेरा तो चालक है। क्या है? चालक है। ठीक है, क्या है? चालक है। यदि मैं इसको बी विभवांतर की बैटरी से जोड़ दूं, 1 मिनट, अभी नहीं जोड़ेंगे हम इसे, ठीक है। यह विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में है। क्या है? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में नहीं है, अनुपस्थिति में, बट इसमें कई सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। क्या है? कई सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से उपस्थित हैं। ठीक है, क्या है? कई सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित हैं। ठीक है, ये तो मैं शुरू से ही समझाते आ रहा हूँ, जब से मैंने चैप्टर चालू किया है। ठीक है, चालक के अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में हैं तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करते रहते थे रैंडम तरीके से, यादृच्छिक रूप से। यदि ये यादृच्छिक रूप से गति करेंगे तो इनका जो औसत आएगा, औसत वेग आएगा, वो आपका 0 कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? ये तो एक आपकी लाइन हो गई। यदि मैं इनको विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रख दूं, किसको? चालक को। यदि मैं विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रख दूं, सपोज ये आपका पूरा बोर्ड क्या है, विद्युत क्षेत्र है। क्या है? विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, यदि विद्युत क्षेत्र मैंने मान लिया कैपिटल ई, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर साइड में है, तो जो चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेंगे। ये हमेशा एक बोर्ड का या एक कंपटीशन लेवल का एक छोटा सा एग्जाम बन जाता है। पूछ सकता है, यदि कोई चालक गोला है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में है, तो चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस तरफ गति करेंगे। वहां 4 ऑप्शन आएंगे आपके, सीधी रेखा में, या विपरीत दिशा में, या विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको कौन सी टिक करना है? ऐसे नहीं है कि विपरीत दिशा में, आपको वो ऑप्शन लगाना है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेंगे। ठीक है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में गति करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर साइड में है तो हमारे जो कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, विद्युत मेरा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, इधर साइड में गति करेंगे, चालक गोले के इधर साइड में। ठीक है, इधर साइड में गति करेंगे, कोई दिक्कत? क्या करेंगे? इधर साइड में गति करेंगे हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन। और आपको पता होना चाहिए कि चालक के अंदर कई सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, कोई गिनती नहीं है, इनफाइनाइट। ठीक है, ठीक है। यदि मैं इस चालक गोले को बी विभवांतर की बैटरी से जोड़ दूं इस प्रकार से, तो क्या इन पर असर पड़ेगा? तो देखो,
बी विभवांतर की बैटरी से जोड़ दूं इनको मैं, ये आपका क्या है, बी विभवांतर की बैटरी है। ये प्लस प्लस से विद्युत धारा माइनस की ओर होती है, आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, ठीक है। ओके, क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस प्रकार से धारा हम लगाते हैं बी विभवांतर की बैटरी से, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा जो मैंने आपके लिए बोला है। अब आपके 2 पॉइंट आते हैं। 2 पॉइंट क्या आते हैं, यदि आपको लैंग्वेज चाहिए तो मैं लैंग्वेज 1 मिनट लगा देता हूँ, देखो एक बार लैंग्वेज को, ठीक है। ठीक है, ओके। अब देखो, ये आपका क्या चालक है, चालक में जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। सपोज आपके क्या है, चालक में कई सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं और यादृच्छिक रूप से गति इधर उधर करते हैं, तो उनका जो औसत वेलोसिटी आता है वो 0 आ जाता है। उसी प्रकार से यदि हम बात करें, चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो हजारों सैकड़ों होते हैं, मतलब कोई गिनती नहीं होती है, इनफाइनाइट होते हैं। उसी प्रकार से आपका रेजिस्टेंस होता है वो नगण्य मेरा मतलब जीरो, मेरा मतलब कम हो जाता है। क्या, उतना ही कम हो जाता है जितने आपके चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है चालक, मतलब सुचालक और कुचालक। सुचालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और कुचालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य होते हैं। ये आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। मैं इनको लगा दूंगा इसी स्क्रीन पर, आपको शो हो जाएंगे, दिखने लग जाएंगे। उनको आप नोटों को पॉइंट कर लेना। ये आपका टॉपिक फिनिश हुआ, ठीक है। समझाते जा रहा हूँ, डेफिनेशन आपकी आती जाएगी, क्योंकि डेफिनेशन को लेकर बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। दोबारा एक और बार मैं आपको रिपीट कराता हूँ। देखो, 2 बार तो मैं रिपीट करा दिया समथिंग समथिंग। अब देखो, ये आपका क्या चालक है, चालक कंडक्टर, यानी बोले तो कंडक्टर है। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र नहीं है। यदि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में है तो चालक के अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो वो इधर उधर गति करते रहते हैं, यादृच्छिक रूप से, यानी रैंडम गति करते रहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जब ये इधर उधर गति करेंगे, यादृच्छिक रूप से गति करेंगे, रैंडम गति से गति करेंगे, तो उनका जो औसत यानी एवरेज वेलोसिटी आएगी वो 0 हो जाती है, ठीक है, जो मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपको पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद यदि हम बात करें, ये पूरा मैंने मान लिया बोर्ड विद्युत क्षेत्र है। यदि ये विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक गोला रख दिया, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, तो जो आपकी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर साइड में है, पैरेलल इधर साइड में, तो जो चालक के अंदर उपस्थित मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेंगे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ओके। सपोज आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। यदि हम चालक को बी विभवांतर की बैटरी से जोड़ दें तो क्या होगा, चालक के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव इसकी धारा जाएगी, ठीक है। ये आपका क्या है, पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव है, ठीक है। इतना समझ में आ चुका होगा, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव, ठीक है, ओके। क्योंकि हमेशा करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ, अब पढ़ते हैं हम। हमने पढ़ा था इससे पिछली क्लास में प्रतिरोध, मेरा तो प्रतिरोधकता, क्या पढ़ा था, प्रतिरोधकता। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। क्या पढ़ेंगे, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। फिर पढ़ेंगे हम प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट, ठीक है, ओके। यहां तक क्लियर। अब देखो, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, ये ओनली अपनी आकृति, आकार और ताप पर ही डिपेंड करता है, ठीक है, ओके। अब देखो, मैंने आपको प्रतिरोधकता का क्या लिखवाया था, एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था, सिंपल सा फॉर्मूला लिखवाया था। वो आया निकल के आपका आर बराबर में रो एल अपॉन में ए। ये कैसे आया था, क्योंकि आपका जो प्रतिरोध था वो डायरेक्ट क्या था, जो चालक था उसकी लंबाई के समानुपाती था। क्या था, कोई चालक था उसके समानुपाती कौन था, प्रतिरोधक था मेरा तो प्रतिरोधक था, ठीक है, प्रतिरोध था, ठीक है। आर आपका प्रतिरोध होता है, ना कि प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को हम रो को कहते हैं, इसको रो को, ठीक है। ये जो समानुपातिक पनौती होता है, समानुपातिक कांस्टेंट होता है। जो आपका प्रतिरोध है वो
चालक गोले की लंबाई की क्या था, समानुपाती था। उस प्रकार से हमने ये मान लिया समीकरण नंबर फर्स्ट। उसके बाद हमने एक ये समीकरण और माना था, उसके क्षेत्रफल के क्या था, व्युत्क्रमानुपाती था। समीकरण नंबर 2, जब हमने दोनों को कंबाइन किया था, आर समानुपाती एल अपॉन में ए, हमने समानुपाती के चिन्ह को हटाया था, रो एल अपॉन में ए। ये हमने क्या पढ़ा था, समीकरण पढ़ा था इसमें प्रतिरोधकता के टॉपिक में। तो हमने निकाला था रो बराबर में आर ए अपॉन में एल। इस प्रकार से हमारा क्या आया था, रो बराबर में आर ए अपॉन में एल। प्रतिरोधकता रो, आर प्रतिरोध है, ए एरिया है, एल आपका क्या है, लेंथ। ठीक है, बट प्रतिरोध इन पर निर्भर नहीं करता है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ, यदि आप प्रतिरोध को बढ़ाएंगे, लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, यदि आप एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो प्रतिरोधकता डायरेक्ट किसके, प्रतिरोध के समानुपाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बट इसका तो अलग ही क्या चलता है, रोल चलता है। प्रतिरोधकता जो आपका होता है वो आपका आकृति, आकार और नेचर पर डिपेंड करता है, यानी पदार्थ की आकृति और आकार कैसा है। ठीक है, और ताप पर भी निर्भर करता है। इसलिए आज हम पढ़ रहे हैं प्रतिरोधकता का ताप पर प्रभाव। ठीक है, इतना मुझे पूरी उम्मीद है शायद आपको समझ में आ चुका होगा, जो मैंने इतनी कहानी बताई है प्रतिरोधकता की। अब पढ़ेंगे हम प्रतिरोधकता पर ताप का प्रवाह। पहले हम पढ़ेंगे कुचालकों के कारण। किसके कारण पढ़ेंगे हम, कुचालकों के कारण। ठीक है, नहीं चालकों के लिए पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसी में फर्स्ट पॉइंट है आपका चालकों के लिए। चालकों के लिए, ठीक है, क्या है, चालकों के लिए। ठीक है, अब देखो चालकों के लिए जो हमारा प्रतिरोधकता दिया जाता है वो एक फॉर्मूले से दिया जाता है। इसके लिए फॉर्मूले से दिया जाता है। चालकों की जो प्रतिरोधकता होती है, एक मैं लाइन लिखता हूं, चालकों की प्रतिरोधकता एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टॉर्क से दी जाती है। अब आप कहेंगे ये कैसे आ गया डायरेक्ट फॉर्मूला। अब देखो जो आपका ये फॉर्मूला है एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टॉर्क एल अपॉन में ए भी लिख सकता हूं इसे मैं जोड़ के। अब ये कैसे आया फॉर्मूला, वो भी समझो कैसे। हमने प्रतिरोधकता का फॉर्मूला निकाला था, आर बराबर में रो एल अपॉन में ए। रो का वैल्यू होता है एम अपॉन में एन ई स्क्वायर और टॉर्क। ठीक है, ये रो की वैल्यू होती है। अब देखो रो की वैल्यू एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टॉर्क आ गया ना, और एल अपॉन में ए पहले से दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है कि नहीं है। जो हमारा समानुपाती आया था हमारा प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता ही तो है हमारा फॉर्मूला एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टॉर्क। तभी तो मैं कह रहा हूँ चालकों की प्रतिरोधकता एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टॉर्क से दी जाती है। सिंपल यही फॉर्मूला यूज होगा इसमें। अब देखो जो आपका एम है ये नंबर ऑफ मास है। ठीक है, एल आपका लेंथ है जो मैं बता चुका हूँ, ए एरिया है, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि जो होती है। उसके बाद ई आपका क्या है, ई आपका क्या है, ई इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है ना आपकी वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू होती है। ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, उसके बाद टॉर्क क्या होता है आपका, टॉर्क होता है आपका विश्रांति काल, यानी टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रॉनों की गति होती है वो मतलब कितनी स्पीड से हो रही है, यदि ज़्यादा स्पीड से होगी तो टाइम आपका कम लगेगा, जो मैं अभी इसी में बताने वाला हूँ। ठीक है, सिंपल, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा मुझे पूरी उम्मीद है। चालकों की प्रतिरोधकता एम अपॉन में एन स्क्वायर टॉर्क से दी जाती है। क्यों, रीजन बता चुका हूँ। अब देखो ध्यान से आगे की तरफ, क्या मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा चालक होता है, चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं,
वो इधर उधर गति तो करते रहते हैं जो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में होते हैं। अब देखो, ध्यान से देखो, यदि धीरे धीरे गति करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा लगेगा नहीं लगेगा? यदि हम एक इम्पोर्टेंट लाइन सुनते जाना, यदि हम प्रतिरोध ताप को बढ़ा दें, प्रतिरोधकता पर ताप को बढ़ा दें, तो ताप को बढ़ाने से हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की गति इतनी तेज हो जाती है, इतनी फास्ट हो जाती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की गति फास्ट होगी, वो गति करने में उतना ही कम टाइम लेंगे। सपोज आप जयपुर से लेकर दिल्ली का रास्ता तय कर रहे हैं। यदि आपकी स्पीड की मोटरसाइकिल है 40 किलोमीटर प्रति हावर, तो जहां आपको जाना है 2 घंटे, वहां पर लगेंगे आपको 4 घंटे। जैसे ही आपकी स्पीड बढ़ जाए, 80 किलोमीटर प्रति आवर हो जाए, तो 1 घंटे में उतर दोगे आप जयपुर से लेकर दिल्ली तक। ठीक है? उसी प्रकार से जब हम प्रतिरोध निरंतर ताप को बढ़ा देते हैं, तो जो हमारे मुख्य इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वो उनकी गति तेज हो जाती है। स्पीड, चाल, गति, निरंतर जो भी आप कह सकते हैं, इनकी स्पीड तेज हो जाती है और वो बहुत ही कम समय लेते हैं क्या, अपने मतलब डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। उसी प्रकार से हमारा कम टाइम लग रहा है। ठीक है? कम टाइम लग रहा है। ठीक है? अब देखो, मैं 1 मिनट आपको थ्योरी लगा देता हूँ, जब आपको समझ में आएगा। आपको समझ में मुझे लग रहा है नहीं आ रहा है जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ। ठीक है? अब देखो, मैंने कुछ स्पेशल आपके लिए 2 लाइन लिखी हैं। अब 2 लाइन क्या है, ये 2 लाइन ध्यान से देखो। देखो, लाइन में सीधे सीधे लिखा हुआ है, यदि हम ताप में वृद्धि करते हैं, टेम्परेचर में हम इंक्रीज करते हैं, तो चालकों के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है आवृत्ति बराबर में कंपन बट्टे समय। क्या है? आवृत्ति बराबर में कंपन बट्टे समय। फॉर्मूला देखो, आवृत्ति बराबर में कंपन बट्टे समय, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब कह रहा क्या है, चालक के ताप में वृद्धि होने के अंदर, मेरा ताप में वृद्धि होने पर चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति बढ़ जाती है। ठीक है? क्या है? आवृत्ति बढ़ जाती है। अब देखो, अब इसी से मैं रिलेट कराऊंगा। अब देखो मजा आएगा यहाँ से आगे। यदि भाई साहब हम आवृत्ति घटा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली टाइम अपने आप बढ़ जाएगा। टाइम अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है? ओके। अब देखो ध्यान से, अब यदि हम आवृत्ति बढ़ा दें, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ आवृत्ति बढ़ जाती है, आवृत्ति बढ़ जाती है। यदि हम आवृत्ति को बढ़ा दें, ऑटोमेटिकली टाइम भी घट जाएगा। अब टाइम की तो यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा है भाई साहब, क्या लिखा हुआ है, सीधे सीधे लिखा हुआ है विश्रांति काल। ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। विश्रांति काल, दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के जो मध्य में दूरी, मेरा तो मध्य में टक्कर होती है, जो टक्कर करने में जो समय लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। मैं लिखा चुका हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के मध्य में जो टक्कर होती है, जो टक्कर होने में समय लगता है ना, वो होता है आपका विश्रांति काल। ठीक है? अब देखो सिंपल है, देखो आप अपने आप मतलब आपकी यहाँ में बिल्कुल कुंडली खुल चुकी है। आवृत्ति को बढ़ा रहे हैं तो टाइम बिल्कुल कम लग रहा होगा ना लग रहा हो, देखो विश्रांति काल का मन घट जाता है। ठीक है कि नहीं है? इतना तो प्रूफ दे दिया मैंने आपको। ठीक है? सीधे सीधे क्या है, विश्रांति काल का मान घट जाता है। अतः चालक की प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। भाई विश्रांति काल का मान घटेगा तो प्रतिरोधकता का मान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एवं चालकता घट जाती है। चालकता क्यों घट जाती है? क्योंकि इनवर्स होती है प्रतिरोधकता के। भाई रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी के इनवर्स होती है ना, वो जो मेरा तल कंडक्टिविटी होती है वो रेसिस्टिविटी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। पीछे की क्लास लोग मैंने बताया था, जो आपका चालकता है वो प्रतिरोधकता की उल्टी होती है। जो प्रतिरोधकता में वो काम होगा वो चालकता में उल्टा हो जाएगा। और देखो प्रतिरोधकता में क्या हो रहा है, प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाता है तो चालकता का मान अपने आप ही घट जाएगा। यही तो खेल है। ठीक है? लैंग्वेज समझ में आ चुकी है तो दिल फेंक के मारो, इसी पर एक लाइक बनता है। ठीक है? मैं 1 मिनट मार कर लेके आता हूँ, एक नीला वाला मार कर।
तब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखो, अब बढ़ते हैं आगे के लिए। माना किसी चालक के लिए, चालक के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर अल्प टेम्परेचर आपका T डिग्री सेल्सियस है। अल्प ताप T डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, क्या है? माना किसी चालक के लिए 0 डिग्री सेल्सियस अल्प ताप पर T डिग्री सेल्सियस क्या है? टेम्परेचर है। ठीक है, यदि हम प्रतिरोधकता की बात करें, प्रतिरोधकता की हम बात करें एवं प्रतिरोधकता रो नॉट से पी नॉट हो जाती है, पी टी हो जाती है। ठीक है, ये आपको देखो डायरेक्ट कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट क्या रखनी है? कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। माना किसी चालक के लिए यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर अल्प टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है तो आपका प्रतिरोधकता पी नॉट से पी टी हो जाती है। ठीक है, सिंपल। एक बार देखिए इसे, आगे की तरफ मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब क्या करते हैं यहाँ से आगे की तरफ, एक आपको डायरेक्ट मेरे हिसाब से फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। अब वो फॉर्मूला आपको लर्न करना है डायरेक्ट। वो फॉर्मूला क्या है? देखो ध्यान से। देखो, चालक के लिए हम 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात T डिग्री सेल्सियस मार रहे हैं, तो प्रतिरोधकता पी नॉट से क्या हो जाती है? पीटी हो जाती है। ठीक है, पी नॉट से क्या हो रही है? पीटी हो रही है। अब देखो, ध्यान से देखो, पी नॉट बराबर में पी टी 1 प्लस में ए टी। ये नहीं है, ये अल्फा है, ये समझो। ठीक है, ये आपको एक मेरे कहे से इस समीकरण को याद रख लेना। क्या? इस समीकरण को एक बार याद रख लेना। यदि आपकी चाह रही तो मैं इसे डिफाइन कर सकता हूँ, वो आप कमेंट में अपनी राय व्यक्त करना, क्योंकि एक सिंपल सा फॉर्मूला इसी से बनाया गया है। माना किसी चालक के लिए 0 डिग्री टेम्परेचर आपका T डिग्री सेल्सियस है, तो पी नोट से प्रतिरोधकता पी नोट से पी टी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? पी नोट से पी, मेरा मतलब पी नोट से पी टी हो जाती है। ये आपका पी नहीं है, ये मैं भी पी बोल रहा हूँ, पर ये रो है, क्योंकि प्रतिरोधकता रो होती है। आर बराबर रो एल अपन में, ये रो का जब मैंने मान निकाला था, तो पी नोट बराबर में ये भी पी नहीं है, ये रो नोट बराबर रो टी अंडर रूट नहीं है आपका कोष्टक ए प्लस में ए टी है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब यहाँ से आएंगे तो हम तो वही लिखेंगे ऐसे, रोटी रो ये रो नोट रोटी, इसका गुणा ऐसे करा दिया मैंने, रो ए टी। तो अब क्या करेंगे हम? यहाँ से आएंगे, यहाँ से आगे हम इसमें इसे कौन भेज देंगे? तो रो नोट बराबर में रोटी तो आ जाएगी हमारी, बराबर में ए टी इधर है, ए टी को मैं इधर ले आऊंगा विरातुल, रो रो और टी को मैं इधर ले आया बट्टे में, इसको बराबर में ए यहाँ पर रह गया। ए आपका प्रतिरोधकता गुणांक है। क्या है? प्रतिरोधकता गुणांक है। ठीक है, ठीक है, क्या है? प्रतिरोधकता गुणांक है। अब देखो, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, या मैं आगे इसे और हल करके बताता हूँ। देखो, रो नोट इधर, रो टी को मैं इधर भेज देता हूँ, बराबर में बचा आपका रो ए टी। तो रो टी बराबर में माइनस में रो टी अपॉन में रो और टी को मैं इधर ले आऊँ, रो और टी नीचे आ गया। ठीक है, रो और टी नीचे आ गया ना, दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है। बराबर में आपका बचा ए। ठीक है, तो अल्फा बराबर में आपका रो नॉट रो टी अपॉन में रो टी। ये आपका क्या है? ये प्रतिरोधकता गुणांक है। एक बार इसकी थोड़ी लें, मैंने लैंग्वेज समझाइए, मैंने आपको ओनली ओनली इस एक पॉइंट को याद करने के लिए कहा है, डायरेक्ट आपको याद रखना है।
रोटी बराबर में मैं मेरे साथ रो नॉट बराबर में रोटी कॉमन मेथड कोष्टक में 1 प्लस में अल्फा टी, या आप ए टी भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ठीक है। रो, एक मिनट एक मिनट, मेरे से गलती तो नहीं हो रही? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी दोस्तों, सॉरी सॉरी। यहाँ पर आपका रोटी आएगा, क्योंकि परिवर्तन कहाँ से कहाँ हो रहा है ये देखना है हमें। तो रोटी रो नोट, यहाँ पर भी रो नोट आएगा। ठीक है, ये आप थोड़ा इसे चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो। रो टी माइनस का रो नोट अपॉन में रो नोट टी बराबर में आपका ये आएगा फॉर्मूला, क्योंकि परिवर्तन टेम्परेचर से लेके कहाँ तक हो रहा है ये देखो आप। ठीक है, ये याद रखना है आपको समीकरण। ठीक है, ओके, ये याद रखना है आपका रो टी माइनस रो नोट अपॉन में रो नोट टी। हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, इसको आप डेल पी भी लिख सकते हैं, परिवर्तन नहीं, परिवर्तन कहाँ से हो रहा है, टी से लेकर नोट तक हो रहा है। ठीक है, ये हुआ आपका टॉपिक फिनिश। अब हम पढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। मैं इसकी थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिखता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो ध्यान से, थोड़ी बहुत लैंग्वेज है। किसी चालक का प्रतिरोध उसके ताप पर निर्भर करता है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चालक का प्रतिरोध टेम्परेचर डिपेंड करता है। माना किसी चालक का प्रतिरोध कितना माना जाए, मैं मान लेता हूं अपनी तरफ से 0 डिग्री सेल्सियस पर। यदि हम 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर देखें तो प्रतिरोध कितना होगा, ताप पर आपका प्रतिरोध हो जाएगा आर नोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर नोट। तथा 3 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध आपका हो जाएगा आर टी। तो परिवर्तन कहां से कहां तक हो रहा है, परिवर्तन आर टी से लेकर आर नोट तक हो रहा है। तो प्रतिरोध में परिवर्तन, ये भी तो लिखना है हमें। तो प्रतिरोध में परिवर्तन, तो प्रारंभिक प्रतिरोध में परिवर्तन लिखना है हमें। तो प्रारंभिक प्रतिरोध में परिवर्तन कहां से कहां तक हो रहा है, आर टी से लेकर आर नोट तक हो रहा है। ठीक है, देखो माना किसी चालक का प्रतिरोध मैंने 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मैंने मान लिया आर नॉट, अपनी तरफ से मान लिया मैंने, तथा 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मैंने मान लिया प्रतिरोध आर टी। तो जो प्रारंभिक प्रतिरोध में परिवर्तन हो रहा है वो आर टी से लेकर आर नॉट तक हो रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ध्यान से। अब मैं यहाँ से आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ। देखो प्रारंभिक प्रतिरोध आपका क्या है, आर टी माइनस का आर नॉट, डायरेक्ट समानुपाती किसका है, आर नॉट के। क्या है, आर नॉट के। ये डायरेक्ट आपको समीकरण याद करने हैं। तथा दूसरा समीकरण है आपका आर नॉट डायरेक्ट टेम्परेचर के क्या है, समानुपाती है। क्या है, टेम्परेचर के समानुपाती है। ठीक है,
मैंने इसको मान लिया समीकरण नंबर फर्स्ट, मैंने इसको मान लिया समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखो आर टी समीकरण एक बार दो से मैं करूं तो समीकरण एक व दो से, तो समीकरण एक बार दो से ये तो सेम है, ये तो दोनों सेम है, तो आर टी माइनस का आर नोट समानुपातिक आर नोट और टी, यही तो कह रहा है। आर नोट 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री पर हमारा आर नोट है, ठीक है, और टी पर कितना है आपका आर टी है। ठीक है, क्या है आर टी है, तो आर टी माइनस का आर नोट समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो अल्फा आ जाएगा यहाँ पर, अल्फा आर नोट ये आपका क्या होता है प्रतिरोधकता गुणांक होता है। ठीक है, ठीक है, क्या होता है प्रतिरोधकता गुणांक। यदि हम इसकी वैल्यू निकालें, प्रतिरोधकता गुणांक की वैल्यू निकालें, आर टी माइनस आर नोट अपॉन में आर नोट टी बराबर में अल्फा, ये आ गया आपका एक और फॉर्मूला, याद रख लो इसे भी। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ से आपको एक राज की बात चली होगी जो मैं बता रहा था, उसे भी मैं सॉल्व करके बताऊँ आपके लिए। इसके लिए जो मैं प्रतिरोधकता के लिए बता रहा था, इसे भी मैं सॉल्व करके बताऊँ। जो मैंने डायरेक्ट लिखा था ना, क्या लिखा था मैंने, रो रो बराबर में रो टी बराबर में रो नोट ए, मेरा था कोष्टक में 1 प्लस में ए टी, समीकरण लिखा था ना मैंने बेश, देखो दिखाऊँ मैं अभी आपको, ये लिखा था मैंने अभी समीकरण, रो ए ए रो टी बराबर में रो टी बराबर में रो नोट कोष्टक में 1 प्लस में ए टी, यही तो लिखा था मैंने, लिखा था कि नहीं लिखा था। रो आपका प्रतिरोधकता है और आर आपका क्या है प्रतिरोध है। ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं पिछले वाले को। देखो किसी चालक का प्रतिरोध, ये तो सेम रहेगी लाइन, माना किसी चालक का प्रतिरोधकता 0 डिग्री ताप पर आपका आर नॉट है तथा टेम्परेचर पर प्रतिरोधकता रो नॉट है। प्रतिरोध की बात होगी तो आर आ जाएगा, रेजिस्टेंस कहते हैं इंग्लिश में, तो आपका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका आर आ जाएगा। यदि प्रतिरोधकता की बात होगी तो रो आएगा आपका। तो प्रारंभ में प्रतिरोध में परिवर्तन मैंने लिखा था आर टी बराबर में आर नॉट, तो ये समीकरण मैंने लिखाए थे। यदि हम इनकी जगह पर, चलो मैं बता ही देता हूँ अब राज की बात। देखो ये तो एक बार स्क्रीनशॉट लें एक बार इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, इसे इसे में हटाता हूँ। देखो ये तो आपकी कंडीशन हो गई प्रतिरोध के लिए, किसके लिए हो गई प्रतिरोध के लिए। अब मैं यहाँ पर प्रतिरोधकता के लिए कंडीशन लागू करूँ, वही समीकरण आ जाएगा जो मैं बताना चाहता था, पहले मैंने बता दिया है। इसमें ये कंडीशन चेंज हो जाएगी, आर नोट की जगह पर आपकी रो आ जाएगी, रो टी बराबर में रो टी माइनस का रो नोट समानुपाती रो नोट, उसके बाद रो टी माइनस का रो नोट समानुपाती क्या है आपका टी, समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे अल्फा आ जाएगा यहाँ पर। समीकरण एक बार दो से ये एक हो गया, ये दो हो गया, दोबारा से बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो रो टी माइनस का रो नोट बराबर में ए रो नोट और टी, एक मतलब समीकरण एक बार दो से मिल लिया है, तो ए की वैल्यू निकालनी है, तो रो टी माइनस का रो नोट अपॉन में रो नोट टी बराबर में अल्फा, ये होता है प्रतिरोधकता गुणांक जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। आया कि नहीं, जो मैं अभी लिखवा चुका हूँ, प्रतिरोध की बात कही थी जब, प्रतिरोधक बात प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, जो यही आया ना रिजल्ट। अब ये प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव है, चेंज हो जाते हैं, ओनली ओनली सिंबल चेंज हो जाते हैं, आर प्रतिरोध के लिए और रो प्रतिरोधकता के लिए, कंडीशन सेम हो ही रहेंगी। ठीक है, ये क्या होता है,
पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ ये होता है प्रतिरोधकता गुणांक। प्रतिरोधकता गुणांक जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, क्लियर। जो मैंने कहा था कमेंट कीजिए, मैं लिखा दूंगा ना, वही मैंने सॉल्यूशन लिखाया है आपको। यहाँ कमेंट करने लग जाए आप, लिख लो एक बार इसको भी। ठीक है, पहले वाले जो मैंने पहली वाली थ्योरी दिखाई थी उसके नीचे नोट करना है, ये पहले वाला स्क्रीनशॉट लेना वीडियो को पॉज करके। ठीक है, यदि हम इसके ताप पर प्रभाव की बात करें, यदि इसकी मात्रा की बात करें, केल्विन इनवर्स में आ जाएगा आपका, उसके बाद सेल्सियस इनवर्स में आपका मात्रक आ जाएगा। ठीक है, यदि हम इनका मान एक माने, आर नॉट का और टी का एक मान या मान, तो एक का गुणा एक से कराएंगे, ऊपर लेपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो चेंज आ जाएगा आपका किसमें, प्रतिरोधकता गुणांक में। तो प्रतिरोधकता गुणांक बराबर में आर टी माइनस आर नॉट आ जाएगा, यदि हम इसकी वैल्यू एक माने आर नॉट और टी की। ठीक है, ये हुआ आपके दोनों टॉपिक फिनिश। ठीक है, अब देखो मेरी तरफ से आपके लिए फैक्ट पॉइंट या एक और टॉपिक, हैशटैग मोस्ट फॉर्मूला मेरी तरफ से लेते जाइए एक आप। मैंने मान लिया T1 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध आपका क्या है, आर नॉट है, मेरा मतलब क्या है, आर है, R1 मान लेते हैं, तथा T1 T2 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध, रोध है प्रतिरोध, R2 है। ठीक है, क्या है, R2 है। तो ये क्या बनेगा डेरिवेशन, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से आओ। देखो मैंने आपके लिए अभी कराया है, एक समीकरण कराया है, आर टी बराबर में आर नॉट 1 प्लस में ए टी। ठीक है, ये तो मैंने कराया था अभी समीकरण, आर टी बराबर आर नॉट ए प्लस में ए टी। यदि हम आर टी की जगह पर आर वन मान लें और टी की जगह पर टी वन मान लें, तो आपका समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया कि नहीं बन गया। यदि हम आर टू मान लें और टी वन की जगह पर टी टू मान लें, ए टी टू मान लें, तो समीकरण नंबर सेकंड बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, ये आपका दे रखा है बुक में। तो समीकरण एक बार दो से आर वन आर टू बराबर में जोड़ लो इनको एक बार। जैसे ही आप इनको जोड़ेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, देखो एक बार, ठीक है, ठीक है, जोड़ो एक बार, क्या मैं आपको हल करके बता देता हूँ। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं आर वन की बात करते हैं, इसका गुणा पूरे में करा दो, आर नोट प्लस में आर नोट ए टी वन, उसके बाद आर टू बराबर में आर नोट प्लस में आर नोट ए टी टू। ठीक है, तो आर वन और आर टू की वैल्यू को हम जोड़ते हैं, तो आर नोट प्लस में आर नोट ए टी वन प्लस में आर नोट प्लस में आर नोट ए टी टू। ठीक है, ठीक है ही नहीं है, ठीक है। जोड़ने पर रिजल्ट क्या आएगा, आप जोड़ के देख लो, आर नॉट नॉट टू आर नॉट आ जाएगा आपका। उसके बाद इनको जोड़ लो, ये अलग अलग आएगा, आर नॉट इसमें से कॉमन ले हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारी जोड़ने की बात हो गई। बट ये बट्टे में लिखा जाता है, तो बट्टे की हम बात करें तो देखो, बट्टे की बात करें हम, आर वन अपॉन में आर टू बराबर में
समझो ध्यान से, R1 की वैल्यू कितनी है, आर नोट प्लस में आर नोट ए T1 अपॉन में आर नोट प्लस में आर नोट ए T2। ठीक है, बुक में आपके व्युत्क्रमानुपाती के हिसाब से दे रखा है। ठीक है, मैंने दो तरीके से करा दिया, वैसे ये सटीक रहेगा आपका तरीका व्युत्क्रमानुपाती की वजह से। ठीक है, इनका कैंची गुणा कराते हैं, क्या बज्र गुणा कराते हैं इनका, जो हम लिखते हैं ना बज्र गुणा 9th 10th क्लास में, कैंची गुणा इस प्रकार से। तो R1 का गुणा किस में हो जाएगा, आर नोट प्लस में आर नोट ए T2 से बराबर में R2 का गुणा इससे हो जाएगा आर नोट ए T1 से। ठीक है, तो गुणा कराते हैं हम, R1 का गुणा इससे कराएंगे, R1 आर नोट प्लस में R1 आर नोट ए T2 R2 आर नोट प्लस में R2 आर नोट ए T1। ठीक है, ठीक है कि नहीं है, क्लियर, ओके। अब देखो ध्यान से, इधर को हम इधर ले आते हैं, R1 आर नोट ए T2 माइनस इसमें से इसे घटाते हैं, तो R2 आर नोट ए T1, इसमें से R2 आर नोट में से R1 आर नोट घटाते हैं, R1 आर नोट। ठीक है, देखो ध्यान से, अब देखो इसमें से कॉमन क्या ले रहा है, आर नोट कॉमन ले रहा है, इसमें से आर नोट कॉमन ले रहा है कि नहीं निकला ले रहा है, तो बिल्कुल ले रहा है। वैसे अल्फा भी कॉमन ले रहा है इसमें से, तो हम आर नोट कॉमन ले लेते हैं, इसमें से आर नोट कॉमन लेगा तो आर नोट से आर नोट कट जाएगा ना, तो आर नोट ही लेते हैं ना हम, आर नोट R1 ए T2 माइनस का R2 ए T1 बराबर में, इसमें से भी आर नोट कॉमन लेते हैं, R2 माइनस का R1। ठीक है, ये तो इससे कटेगा यार। अब हमें निकालना है ए की वैल्यू निकालनी है, हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा की वैल्यू हम ये कॉमन ले लेते हैं, अब ये कॉमन ले लेंगे तो हम 0 है, तो ये वो थोड़ी है, तो ये कॉमन ले लेते हैं, तो बचा आपका R1 T2 माइनस का R2 T1 बराबर में R2 माइनस का R1। ठीक है, तो हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो ए बराबर में R2 माइनस का R1 अपॉन में R1 T2 माइनस का R2 T1। ये आ गया सिंपल फॉर्मूला। कितना अच्छा फॉर्मूला, कितना लॉजिकल फॉर्मूला है ये आपका। ठीक है, ये मेरी तरफ से आपके लिए क्या है, तोहफा। फॉर्मूला यूज होता है, वही कारण न्यूमेरिकल आते हैं, पहला प्रतिरोध दे देगा, दूसरा प्रतिरोध दे देगा आपके लिए, उसका टेम्परेचर दे देगा और इसकी वैल्यू पूछ लेगा, प्रतिरोधकता गुणांक की वैल्यू मुझे ज्ञात कीजिए। तो आपको इस प्रकार से आपको निकालनी है, कैसे निकाली जाती है वो मैं बता चुका हूँ, कुछ भी नहीं है। मैंने T1 टेम्परेचर पर प्रतिरोध R1 ले लिया, T2 पर मैंने R2 ले लिया। यदि हम ये मैंने कैसे बनाया, उसी समीकरण से बनाया जो मैंने लिखाया था, RT बराबर में R नोट 1 प्लस में ए T1 को चक मत खाया, उसी प्रकार से मैंने ए T1 मेरा T की जगह पर T1 मान लिया और आर टी की जगह पर R1 R2 मान लिया, लॉजिकल वही रहेगा। ठीक है, मैंने अनुपात में निकाला है, ये अनुपात में निकालेंगे तो इस प्रकार से हम गुणा भाग करेंगे और ये लॉजिक आ जाएगा आपका, ये बराबर में R2 माइनस R1 बराबर में R2 T1 मतलब R1 T2 माइनस का R2 T1। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखो। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में आप जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। पौने 1 घंटे की हो चुकी है, 45 मिनट की क्लास है आपकी, पूरी देखना और क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, लव यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।